नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ सब लोग अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन के दौरान आप सभी कार्यों को संपन्न कर रहे होते हुए पढ़ाई का कार्य भी आप बहुत अच्छी तरह से निभा पा रहे हैं, समय का सदुपयोग ज़रूर कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ। और आगे अपन जो बात करना चाहते हैं, अपन इसी कड़ी में एक नया टॉपिक है उदारवाद, उसकी तीसरी यूनिट है यानी तीसरा भाग है जिस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। लेकिन एक मोटिवेशन कोड मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, प्यारे विद्यार्थियों, जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट नहीं करते हो तब तक वो कार्य कैसा लगेगा? वो कार्य तब तक असंभव ही लगेगा, यानी कठिन ही लगेगा। जब आपने अपने मन में दृढ़ निश्चय ठान लिया कि मुझे उदारवाद पॉइंट अच्छी तरह से पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, इसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके विशेषता, उसके प्रकार, उन प्रकारों की विशेषता और उसका मूल्यांकन, तो बिल्कुल कंप्लीट इस तीसरे भाग में आपको उदारवाद कंप्लीट मिल जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। यानी कहने का मतलब है कि आपको डर तब तक लगता है, वो कार्य तब तक असंभव है, वो कार्य तब तक कठिन है कि जब तक आप उसको शुरू नहीं करते हैं। पहला कदम ही कठिन होता है प्यारे विद्यार्थियों, आगे वाले कदम क्या होते हैं? सरल होते हैं। जब हम जीना पर यानी सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी पर पांव रखने में हमें दिक्कत आती है, उसके बाद सारे पांव ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम टू सिस्टम आगे अकॉर्डिंग बढ़ते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप किसी काम को, कार्य को करना नहीं स्टार्ट किया, शुरू किया, तब तक वो कार्य क्या है? असंभव है। आप शुरू कर दो, उसके बाद वो कार्य क्या नहीं होगा? असंभव नहीं होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। इस सीसी ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उनको लाइक करें, उनको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्यारे विद्यार्थियों, ये पॉइंट ही हमें ऐसा लगता है कि हमें एक तरह से मोटिवेट करता है। यहाँ पर हम उस बात को फिर और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो आप ज़रूर ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों को जरूर बताएं। तीसरे भाग की मैं बात करूंगा उदारवाद में। आज बात करेंगे उसमें उदारवाद की अपन ने चर्चा की। उदारवाद का अपन ने सबसे पहले अर्थ देखा था, उसके बाद अपन ने इसकी परिभाषाएं देखी थी, उसके बाद उसकी अपन ने विशेषता देखी प्यारे विद्यार्थी उदारवाद की। उसके बाद ने अपन ने उदारवाद के प्रकार देखे। प्रकारों में दो प्रकार की बात की, एक तो परंपरागत उदारवाद और एक आधुनिक उदारवाद। आज मैं बात करूंगा वो आधुनिक उदारवाद की बात करूंगा। आधुनिक उदारवाद है उसकी बात करूंगा और आधुनिक उदारवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं प्यारे विद्यार्थियों, उनकी चर्चा करूंगा और लास्ट में इसका मूल्यांकन भी देखेंगे डिस्कस रूप में। तो आज स्टार्ट करते हैं आधुनिक उदारवाद। आधुनिक मॉडर्न लिबरलिज्म, आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद की बात करेंगे। इस आधुनिक उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद के नाम से भी जाना जाता है। सकारात्मक, पॉजिटिव, सकारात्मक उदारवाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। हालांकि सकारात्मक उदारवाद को प्रतिपादन करने वाला जे.एस. मिल था, जॉन स्टुअर्ट मिल था प्यारे विद्यार्थियों। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसकी शुरुआत की, सकारात्मक उदारवाद की व्याख्या प्रस्तुत की है। इसने परंपरागत उदारवाद की अवधारणा पूंजीवाद को पोषित किया, जिसके कारण समाज में दो वर्ग हो गए। जहां पहले जो परंपरागत उदारवाद था प्यारे विद्यार्थियों, परंपरागत उदारवाद था, उसने पूंजीवाद का क्या किया था? समर्थन किया था और उसे पोषित किया था, बढ़ावा दिया था। लेकिन इसके कारण हुआ क्या? प्रभाव क्या हुआ? समाज है, उस समाज में दो वर्ग बन गए प्यारे विद्यार्थियों। समाज में दो क्या बन गए? वर्ग बन गए। उन दो वर्गों में एक तो पूंजीवादी वर्ग हो गया और एक है मजदूर वर्ग बन गया। क्योंकि इसने पूंजीपतियों का समर्थन किया, निजी संपत्ति की बात की, तो इन लोगों के पास तो ये धन इकट्ठा हो गया और इनके पास ये गरीब के गरीब रह गए। इसलिए एक नई अवधारणा, दो अवधारणाओं ने बल पकड़ लिया, एक तो मार्क्सवाद ने और एक साम्यवाद ने। ये दो अवधारणाएं जरूर आगे चलकर प्रचलन में आई।
इस वजह से इसको क्या रखा गया, इसको और बढ़ावा मिला। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल आए और जॉन स्टुअर्ट मिल ने कौन सा उदारवाद दिया, उसमें परिवर्तन करते हुए सकारात्मक उदारवाद की बात की प्यारे विद्यार्थियों, जिसने कहा कि इन विचारधाराओं के अस्तित्व के आए हुए संकट के डर से उदारवाद ने लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया और निजी संपत्ति पर अंकुश लगाने और पूंजीपतियों पर कर लगाने की क्या की, वकालत की। इस आधुनिक उदारवाद ने दो कार्य किए महत्वपूर्ण, वो क्या हैं, एक तो निजी संपत्ति पर अंकुश लगा दिया, निजी संपत्ति पर अंकुश, इसने क्या किया, निजी संपत्ति पर क्या लगाया, रोक लगाई, अंकुश लगा दिया। और पूंजीपतियों पर अपने आप ऑटोमेटिकली पूंजीपतियों पर भी क्या लग गई, रोक लग गई, यानी पूंजीपतियों पर क्या लगा दिया, पूंजीपति वर्ग पर, पूंजीपति वर्ग पर कर लगा दिया, कर यानी टैक्स लगा दिया। ये दो कार्य किए किसने, आधुनिक उदारवाद ने, जिसके आधार पर यह उदारवाद एक अच्छा प्रभाव डालने लग गया। मार्क्सवाद और जहां साम्यवाद की बात की जाए उसके बाद, और इस जॉन स्टुअर्ट मिल के साथ साथ सकारात्मक प्रस्तुत हो गई, एक राज्य को एक आवश्यक अच्छा ही मानने लगे, राज्य को क्या मानने लगे, राज्य को आवश्यक क्या है, अच्छाई है। पहले इसको बुराई के रूप में अच्छाई है, पहले इसको बुराई के रूप में देखा गया था राज्य को, और आज इसको किस रूप में देख गया, वास्तव में राज्य आवश्यक है, और वास्तव में राज्य जो कार्य करता है वो व्यक्ति के हितों के लिए करता है, अच्छाई के लिए करता है, जन कल्याण के लिए ही कार्य करता है। जो नियम बनाता है राज्य के कार्य ही है कि व्यक्ति का भला करे, कल्याण करे उसका। तो ये विशेषताएं थी प्यारे विद्यार्थियों। हालांकि इसकी बात करें तो टीएन जो ग्रीन है, लास्की है, मैकआइवर है, होबहाउस है, ये इसके अन्य समर्थक हैं। अलग जो विद्वान हैं वो कौन कौन से हैं, देखो प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक उदारवाद के, एक तो जेएस मिल है ही, आपको समझे जेएस मिल है ही है। उसके बाद एक व्यक्ति है लास्की है, एक व्यक्ति है मैकआइवर है, एक होब हाउस है, यानी जेएस मिल, लास्की, मैकआइवर, होब हाउस और टीएच ग्रीन, ये जो विचारक हैं वो कौन से हैं, सकारात्मक उदारवादी हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये सकारात्मक उदारवादी हैं जो इस बात की बल करते हैं। जेएस मिल है, जेएस मिल के साथ साथ ये सारे विचारक हैं, जिसमें लास्की हुआ, मैकआइवर हुआ, होबहाउस हुआ, टीएच ग्रीन हुआ। इन्होंने राज्य को एक अच्छा ही माना और पूंजीपतियों पर टैक्स की बात की और निजी संपत्ति पर रोक की क्या की है, बात की है। अब अपन जो बात करना चाहते हैं और जो परंपरागत था उसमें आपको पता है जॉन लॉक पहला विचारक था, इसने पहला उदारवाद का जो जनक माना जाता है। अब मैं बात करना चाहता हूं उसमें आधुनिक जो उदारवाद है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। आधुनिक उदारवाद किस पर बात पर क्या देता है, बल देता है। आधुनिक उदारवाद की विशेषताएं, आधुनिक उदारवाद की विशेषताएं। देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या क्या विशेषताएं हैं, उनको एक एक को अपन देखेंगे। कल्याणकारी राज्य की पर क्या देता है, बल देता है। कल्याणकारी राज्य पर बल देना, पहला है कल्याणकारी राज्य पर बल देना। कहने का मतलब है कि जो आधुनिक उदारवाद है वो भी कल्याणकारी राज्य पर क्या देता है, बल देता है। कल्याणकारी राज्य की क्या करता है, बात करता है। इसने कल्याणकारी राज्य की क्या की है, बात की है प्यारे विद्यार्थियों, कि कल्याणकारी राज्य पर क्या देता है, बल देता है। तो ये बात कह रहा है कि कल्याण के राज्य जो कार्य करेगा वो कल्याण के करेगा, उनके हित में करेगा, कहीं पर भी कोई गलत कार्य नहीं करता, और इससे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। ये किस पर बल देता है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर, सर्वांगीण
सर्वांगीण विकास पर बल देना। जो उदारवाद है, आधुनिक उदारवाद, वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देता है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए हर क्षेत्र में, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, नैतिक हो, जो भी है उसमें सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। उसकी बात करता है, वो कौन करता है, वो आधुनिक उदारवाद करता है। सकारात्मक स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों पर क्या देता है, बल देता है। सकारात्मक स्वतंत्रता व समानता पर क्या देना, बल देना। कहने का मतलब है किसने सकारात्मक स्वतंत्रता और समानता की क्या की है, बात की है, वकालतें की है। आधुनिक उदारवाद सकारात्मक उदारवाद है ही है, और इसने स्वतंत्रता और समानता की भी क्या की है, बात कही है। प्यारे विद्यार्थियों, एक है विकास व वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में क्या करता है, विश्वास। विकास व वैज्ञानिक, विकास व वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में, प्रगति की धारणा में, प्रगति की धारणा में विश्वास। पहले विद्यार्थियों, ये विकास और वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में क्या रखता है, विश्वास रखता है कि कितने विकास होना चाहिए, और किन किन छात्रों में आजकल जो युग है वो वैज्ञानिक युग है। जो नया युग आया जिसमें वैज्ञानिकता की बात हुई, उसकी प्रगति की क्या की, चर्चा की है। विकास होना चाहिए, वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में क्या रखता है, विश्वास रखता है। व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर क्या देता है, बल देता है। व्यक्तियों की आवश्यकता, व्यक्तियों की आवश्यकता व पूर्ति पर बल देना। तो व्यक्तियों की आवश्यकता व पूर्ति पर क्या देता है, ये बल देता है। प्यारे विद्यार्थियों, मूलभूत जो आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान एक महत्वपूर्ण ये मूलभूत आवश्यकता है। उस मूलभूत आवश्यकताओं की ये क्या करता है, बात करता है, इनकी पूर्ति आवश्यक होनी ही चाहिए, इसकी बात ये करता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक है राज्य के सामाजिक हित के संदर्भ में हस्तक्षेप का समर्थन। राज्य के सामाजिक हित के, राज्य के सामाजिक हित के संदर्भ में हस्तक्षेप का समर्थन। राज्य के सामाजिक हित के संबंध में समर्थन, यानी जो राज्य के सामाजिक हित के संबंध में क्या करता है, समर्थन। तो कहने का मतलब है राज्य के सामाजिक हितों के संदर्भ में क्या किया जा सकता है, संबंध में हस्तक्षेप का समर्थन करता है। ये हस्तक्षेप कर सकते हैं वहां पर जहां पर कहीं ना कहीं राज्य के सामाजिक संबंध आते हैं, राज्य के जो विकास बात है, तो उसमें राज्य क्या कर सकता है, अपने सामाजिक कार्यों में क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। उसको यहाँ तक क्या मिलती है, छूट मिली होती है। एक है वर्ग सामंजस्य पर क्या देता है, बल देता है। वर्ग सामंजस्य पर क्या देना, बल देना। वर्ग सामंजस्य पर यह क्या देता है, बल देता है कि वास्तव में इसमें कहीं ना कहीं वर्गों में आपस में संबंध रहता है। जहां परंपरागत उदारवाद में दो वर्ग बन गए थे, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, इसने दोनों वर्गों का समर्थन किया है कि पूंजीपति पर टैक्स लगाया जाए, और पूंजीपति पर जो टैक्स से जो इनकम होगी यानी पैसा आएगा, उस पैसे को, उस कर को क्या लगाया जाए, गरीब या मजदूर के हित में लगाया जाए, विकास के कार्य में लगाया जाए, वैज्ञानिक क्षेत्र के कार्य में लगाया जाए। तो ऐसे होगा तो वर्गों में आपस में क्या होंगे, सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। एक है शांतिपूर्ण सुधारवादी और कर्मिक परिवर्तन पर क्या देता है, ये बल देता है। शांतिपूर्ण सुधारवादी, शांतिपूर्ण
सुधारवादी, शांतिपूर्ण सुधारवादी, पॉइंट है शांतिपूर्ण सुधारवादी और कर्मिक परिवर्तन पर, और कर्मिक परिवर्तन पर क्या देना, बल देना। कहने का मतलब यह है कि यह शांतिपूर्ण सुधारवादी और कर्मिक परिवर्तन पर क्या देता है, बल देता है। तो ये इतना सारे जो कार्य करता है वो इसी आधार पर करता है प्यारे विद्यार्थियों की, एक तो कल्याणकारी राज्य का क्या करता है, कल्याणकारी राज्य पर एक बल देता है। कल्याणकारी राज्य की बात करता है ये कि यहाँ पर आपको कल्याण के लिए सबसे ज्यादा कल्याणकारी राज्य की बात करता है वो आधुनिक उदारवाद करता है कि व्यक्ति का जनहित होना चाहिए, राज्य को कार्य करता है लेकिन वो कल्याण के हित में ही करता है। एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ आपको मिलेगी। बहुत सारी विशेषताएं हैं इसकी, एक साथ नहीं लिख सकते तो दोबारा और देखेंगे। नंबर 9 पे सकारात्मक स्वतंत्रता और समानता पर क्या देता है, आधुनिक उदारवाद क्या देता है, बल देता है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये बात करता है वो स्वतंत्रता की और समानता करता है, लेकिन स्वतंत्र। एक है विकास और वैज्ञानिक क्षेत्रों की प्रगति में क्या रखता है, विश्वास रखता है कि वैज्ञानिक कार्य क्या होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, और विकास की प्रगति की ये हमेशा क्या करता है, बातें करता है। एक है व्यक्तियों की आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकताओं व उनकी पूर्ति पर क्या देता है, बल देता है कि जो मनुष्य है या मानव है उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। मूलभूत आवश्यकता आप सबको पता है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य है, ये बात जरूर ध्यान रखनी है। राज्य के सामाजिक हितों के संबंध में क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। अगर राज्य के कोई सामाजिक हित हैं तो वहां राज्य अपने कार्यों में क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर सकता है। आगे मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो अल्पसंख्यक वर्गों और दलितों के विशेष हितों का यह क्या करता है, समर्थन करता है। नौ नंबर की बात करूं यहां पर तो अल्पसंख्यक वर्ग कह सकते हैं, वर्ग यानी बुजुर्ग व्यक्ति हो गए, और दलितों के हितों में वर्दी का क्या करता है, समर्थन या बल देता है कि अल्पसंख्यकों के हित हो, ज्यादा से ज्यादा वर्ग व्यक्ति हैं वर्गों के और दलितों के हितों में वर्दी का क्या करता है, ये समर्थन करता है कि ज्यादा से ज्यादा उनके क्या होने चाहिए, कार्य होने चाहिए, उस पर बल देता है। एक है मुक्त अर्थव्यवस्था के स्थान पर नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर बल देना। मुक्त अर्थव्यवस्था ये बात कर रहा है, वो मुक्त अर्थव्यवस्था के स्थान पर मुक्त अर्थव्यवस्था के स्थान पर जो बात कर रहा है, स्थान पर नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर क्या देता है, बल देता है। तो कहने का मतलब मुक्त अर्थव्यवस्था के स्थान पर नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर क्या देता है, ये बल देता है प्यारे विद्यार्थियों। जिसमें कहा भी जाता है कि इसने हमेशा क्या किया है कि मुक्त अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, उसके स्थान पर नियंत्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की ये बात करने की कोशिश कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों। अपन ने पहले परंपरागत उदारवाद में ये कहा था कि मुक्त अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, व्यापार होना चाहिए, लेकिन आधुनिक उदारवाद में कहा कि कुछ नियंत्रित होना चाहिए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था की क्या की है, इसने बात की है। आगे जो पॉइंट है वो है संपत्ति के अधिकार को सीमित करने पर बल देता है। संपत्ति के जो बात कर रहा है, संपत्ति के अधिकार को सीमित करने पर क्या देता है, बल देता है। तो कहने का मतलब है संपत्ति के अधिकार को कहीं ना कहीं क्या करता है, संपत्ति के अधिकार को सीमित करने पर क्या देता है, बल देता है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें कहा भी जाता है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो कम होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। पूंजीपति वर्ग जो
पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं क्या लगना चाहिए, टैक्स लगना चाहिए। उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने किसने क्या की है, बात कही है। एक है पूंजीपति पर कर लगाने की क्या की है, बात की है। पूंजीपति वर्ग पर कर लगाने की यानी टैक्स लगाने की, कर लगाने की क्या की है, वकालत की है। यानी वकालत की है, इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं पूंजीपति जो वर्ग है वो जितनी इनकम इकट्ठी कर रहा है उस पर, तो उस पर आपको क्या करना, जो दो वर्ग बन गए अमीर और गरीब यानी मजदूर पूंजीपति और गरीब, और पूंजीपति वर्ग पर क्या लगाएंगे हम, टैक्स लगाएंगे। उस टैक्स से जो पैसा आएगा वो मजदूर वर्ग यानी गरीब वर्गों को क्या दिया जाएगा, उनके विकास के लिए क्या किया जाएगा, खर्चे किया जाएगा। तो इस सकारात्मक उदारवाद ने क्या कहा कि पूंजीपति वर्ग पर आप टैक्स लगाओ और कर लगाकर क्या करो, उन पर मजदूर वर्ग के हितों के लिए क्या करो, कार्य करो। ये बात इसने कही है। नेक्स्ट बिंदु है लोकतंत्र और समाजवाद को मिलाने पर क्या दिया, इसने बल दिया है। लोकतंत्र व समाजवाद को मिलाने पर क्या दिया है, इसने बल दिया है। नेक्स्ट बिंदु यह है कि इसने लोकतंत्र डेमोक्रेसी को और समाजवाद को, सोशलिज्म को क्या किया है, मिलाने का प्रयास किया है। जहां दोनों के हितों की क्या की जाएगी, यहां पर चाहे पूंजीपति वर्ग हो चाहे मजदूर वर्ग हो, उनके हित, दोनों का हित होना चाहिए, कहीं आपस में उनको विभिन्नता की भावना पैदा नहीं हो। इसलिए लोकतंत्र और समाजवाद पर जहां पर परंपरागत उदारवाद ने एक वर्ग का समर्थन किया था, तो इस आधुनिक उदारवाद ने क्या किया है, दोनों में सामंजस्य एकत्रित किया है। उस आधार पर मार्क्सवाद की जो अवधारणा थी, वो मार्क्सवाद की अवधारणा को भी क्या मिला है, थोड़ा नियंत्रित होने का कार्य जहां रखा है। तो ये सारे बिंदु हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये बिंदु अपन ने आधुनिक उदारवाद की जो विशेषता पड़ी है उनके पॉइंट हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा जो आधुनिक उदारवाद की आलोचनाओं की बात करूंगा प्यारे विद्यार्थियों। यहां पर जिस तरह से परंपरागत उदारवाद की आलोचनाएं हैं, उसी तरह से आधुनिक उदारवाद की कुछ आलोचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो इन विशेषताओं के बाद अपन जो चर्चा करेंगे वो आलोचनाएं क्या हैं। तो देखो क्या क्या आलोचनाएं हो सकती हैं आधुनिक उदारवाद की आलोचनाएं। देखो पहली जो आलोचना है वो क्या है, आधुनिक उदारवाद की जो पहली आलोचना है वो यह है कि उदारवाद का यह स्वरूप पूंजीपति वर्ग के ही क्या करता है, दर्शन करता है। पूंजीपति वर्ग के दर्शन करना, पूंजीपति वर्ग के ही क्या है, दर्शन है। ये कहीं ना कहीं जहां मार्क्सवाद की अवधारणा आई और पूंजीपति वर्ग के विरोध के जो बात उठी, तो इसने उन पूंजीपति वर्गों के रूप में इसने एक बांध का सा कार्य किया है कि पूंजीपति वर्गों के क्या होने चाहिए, हित निहित होने चाहिए। इसने उसने मजदूर वर्ग जो अधिक संख्या में था उसके हित में ऐसा कार्य किया कि पूंजीपतियों पर टैक्स लगाकर आपके विकास के कार्य किए जाएंगे। तो ये पूंजीपति वर्ग की या अमीरों की क्या करता है, रक्षा का कार्य करने का एक बिंदु है प्यारे विद्यार्थियों। दूसरी जो बात कही गई है, दूसरी आलोचना अपन देखें तो यह है यथास्थिति पर क्या देता है, बल देता है। यथास्थिति पर क्या देना, बल देना। जो पहले जो स्थिति बनी है उसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं है, ये वास्तविकता की जो बात की है उसी बात को इसने दर्शाया है, बाकी कार्य या उपाय नहीं किया। इसने समस्याओं को अपने एक केंद्र बिंदु के रूप में इसने दिखाई दिया है। ये दो आलोचनाएं हैं। तीसरी आलोचना है सामाजिक न्याय का सामाजिक न्याय एकमात्र एक ढोक्सला, आपको है कि एक ढोक्सला है, कहने का मतलब एक दिखावा मात्र है, सामाजिक न्याय हो जाएगा। तो सामाजिक न्याय मात्र एक कल्पना है। सामाजिक न्याय एक क्या है, कल्पना है। सामाजिक न्याय क्या है, मात्र एक कल्पना है। यह आपको सामाजिक न्याय की जो बात कर रहा है वो एक कल्पना मात्र दिखाई देती है प्यारे विद्यार्थियों। उसको एक कल्पना के रूप में देखा गया है कि आपको ये सामाजिक न्याय मिलेगा।
तो कहने नाम मात्र का ही है कि सामाजिक न्याय आपको मिल जाएगा, तो अपन को संतुष्ट नहीं, जो बिंदु है वो संतुष्ट प्राप्त नहीं होता है कि केवल दिखावा है। एक है वर्तमान स्वरूप गरीबों की बरगलता की बात करता है वर्तमान में, कहीं ऐसा कोई बात नहीं कही है। और एक है स्वतंत्रता की आवश्यक परिस्थिति व नियंत्रण राज्य द्वारा संभव है। स्वतंत्र आवश्यकता का नियंत्रित होना, नियंत्रित होना। तो कहने का मतलब है कि आपको जो बात कही है उसने स्वतंत्रता पर थोड़ा बहुत अंकुश की बात कही है, बाकी और कोई ऐसी बताए नहीं कि आपको किस तरह से कार्य करना चाहिए। एक है पूंजीवादी या पूंजीपति जो व्यवस्था को समाप्त करने में क्या है, असमर्थ है। तो यह कुछ ऐसी जो बातें हैं, पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने में असमर्थ है। इसने पूंजीवाद की जो सिस्टम था, जो व्यवस्था थी, इसने उस सिस्टम को क्या नहीं किया है, समाप्त नहीं किया है। इसने केवल उनके लिए एक हित के रूप में ही देखा, बाकी इसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसने क्या हो सके, ये इनकी जो कमियां थी वो ढकी जा सके। आधुनिक उदारवाद का ही एक दूसरा एक चरण है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक बोतल का लेबल हटा दिया है, बाकी बोतल में वही है जो पहले था। तो ये अपन ने बात की है प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं बात करूं कि परंपरागत और आधुनिक उदारवाद में क्या क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं। तो इन दोनों पॉइंटों को भी अपन को क्या है, ध्यान रखना है। परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद में जो अंतर है वो क्या है। एक तरफ परंपरागत उदारवाद है और एक तरफ कौन सा है, आधुनिक उदारवाद है। आधुनिक उदारवाद, इन दोनों में अंतर देखें तो ये हमेशा ये 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में है। 16वीं, 17वीं और 18वीं क्या है, सदी में है, जबकि ये किस सदी में है, 19वीं सदी में है। ये भी अपन को ध्यान रखना है। एक बिंदु ये बनता है कि इसने सामंतवाद, पोपवाद, निरंकुश राजतंत्र का पूंजीपति व्यवस्था और मार्क्सवाद की बात की है। ये राज्य को आवश्यक बुराई और ये अच्छाई मानता है। ये राज्य को क्या मानता है, आवश्यक क्या माना है इसने, बुराई माना है। इसने क्या माना है, अच्छाई माना है कि राज्य क्या है, अच्छाई है। एक है ये हस्तक्षेप की बात करता है, वो हस्तक्षेप की बात करता है, हस्तक्षेप। और ये किसकी बात करता है, हस्तक्षेप की बातें करता है। कहीं ना कहीं एक परंपरागत उदारवाद में यहां पर नकारात्मक स्वतंत्रता की बात की है, नकारात्मक स्वतंत्रता की बात की है। इसने सकारात्मक स्वतंत्रता की क्या की है, बात की है। दोनों में अंतर है प्यारे विद्यार्थियों। इसने मुक्त अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है, इसने नियंत्रित अर्थव्यवस्था का क्या किया है, समर्थन किया है। इसने मुक्त अर्थव्यवस्था का क्या किया है, समर्थन किया है, जबकि इसने समर्थन किया है वो नियंत्रित अर्थव्यवस्था का क्या किया है, समर्थन किया है। यानी दोनों में अंतर है प्यारे विद्यार्थियों। कंपैरिजन में अपन देखते हैं तो एक बात करें, प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन है, यह संवैधानिक बातों की क्या करता है, व्याख्या करता है। यह प्राकृतिक अधिकार की बात करता है, यह संवैधानिक यानी कानून को क्या मानता है, सर्वोच्च मानता है। तो दोनों में अंतर है प्यारे विद्यार्थियों जिनकी अपन बात कर रहे हैं। एक असीमित संपत्ति अर्जित करने की बात करता है, यह सीमित संपत्ति की क्या करता है, बात करता है। यह करता है असीमित संपत्ति अर्जन करना, यह करता है सीमित संपत्ति का अर्जन। तो इसका मतलब यह सीमित संपत्ति की बात करता है, यह असीमित संपत्ति की बातें करता है। तो ये दोनों उदारवादियों में क्या है, अंतर है। जब परंपरागत उदारवादियों की समय का अंतर है, राज्य के लिए या बुराई मानते हैं आवश्यक, या अच्छाई मानते हैं, यह हस्तक्षेप की बात करता है। परंपरागत आधुनिक हस्तक्षेप की करता है। परंपरागत नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है, आधुनिक सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है। परंपरागत मुक्त अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है या नियंत्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है।
परंपरागत असीमित संपत्ति की बात करता है, आधुनिक सीमित संपत्ति की क्या करता है, व्याख्या करता है। तो ये अंतर है। अब ये प्यारे विद्यार्थियों अपन को पूछ रहे कहीं जॉन लॉक और उदारवाद में क्या संबंध है। तो जॉन लॉक इस उदारवाद का क्या है, पहला सर्वप्रथम विचारक है जिसने उदारवाद की क्या की है, व्याख्या की है। तो उदारवाद का जनक भी मानते हैं और इसने बहुत सारी जो उदारवाद की जो विशेषताएं हैं वो जॉन लॉक के माध्यम से ही दिखाई देती है, जिसने मनुष्य को एक अच्छा और विवेकशील प्राणी की बात कही है कि मनुष्य वास्तव में विवेकशील प्राणी है। समझौते की बात कही है, सीमित सरकार का समर्थन किया है, वो जॉन लॉक ने ही किया है। तो इत्यादि बातें हैं प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। एक नई अवधारणा नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, वो है समाजवाद, ठीक है। आप इस समय का सदुपयोग करते हुए इस नोट्सों को क्या करें, तैयार करें, उनको बार बार समझें, एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त हुई।